लास्ट कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं 10% डिस्काउंट ऑन CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन पे, तो आज ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं CSIR UGC नेट के कोर्सेज का अनअकैडमी पे, तो आज ही रेफरल कोड यूज़ कीजिए botany10 और 10% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी एक्सेलरेट, योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप फॉर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। फरवरी 21 को ध्यान दीजिए, संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक मैथमेटिकल साइंसेस के लिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे। वहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आप अगर रैंक 1 लाते हैं, रैंक 1 रैंक 2 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, रैंक 3 से रैंक 10 को मिलेगा 75% स्कॉलरशिप ऑन सब्सक्रिप्शन, रैंक 11 से अगर आपको 35 तक आता है तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे, और रैंक 36 से लेकर रैंक 150 तक को 25% स्कॉलरशिप मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। तो आज ही एनरोल कीजिए अनअकैडमी एक्सेलरेट के लिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप ध्यान में रखिएगा। स्कॉलरशिप जो होगा आपको 7 दिन के अंदर अवेल कराना होगा। स्कॉलरशिप जो होगा केवल आपको ऑफर किया जाएगा 6 मंथ के या उससे हायर ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन पे। स्कॉलरशिप जो है वो केवल प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको ऑफर किया जाएगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे नहीं। फर्दर नो एडिशनल कोड बेस्ड डिस्काउंट कैन बी अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ दिस स्कॉलरशिप। कोई आप एडिशनल डिस्काउंट नहीं ले सकते हैं इसके ऊपर। दी स्कॉलरशिप आर नॉट अवेलेबल टू प्लस लर्नर, जो अभी के प्लस लर्नर्स है ये उनके लिए नहीं है। अ फ्री लर्नर कैन अवेल ऑफ अ स्कॉलरशिप ओनली वंस इन 180 डेज। कोई भी जो फ्री लर्नर है वो इसका स्कॉलरशिप का केवल 180 डेज में एक ही बार अवेल करा सकता है। ओके, तो इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। रैंक अच्छा लाइए और एंजॉय कीजिए स्कॉलरशिप का। प्लस अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए CSIR UGC नेट के लिए एस योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस और आइकॉनिक में अंतर क्या है? दोनों में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, दोनों में टेस्ट सीरीज है, दोनों में अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल वहाँ पे मिलता है। पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को यूनिक बनाते हैं ये है इनका पर्सनल कोच आपको दिया जाता है आइकॉनिक में, स्टडी प्लानर एंड बाई वीकली रिव्यूज, स्टडी बूस्टर सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग होता है, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराया जाता है, और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज ही अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे के लिए जरूर जाइए। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। स्टार्ट करते हैं आज से हम साइटोलॉजी भी साथ में हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। BHU के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं हर यूनिट का अलग अलग 2008 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलते हैं देखते हैं साइटोलॉजी वाले पोर्शन से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, उसके आंसर्स और उसके एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, वो है साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। ये एक बार पूछा गया था, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, साइटोस्केलेटन किससे मिलके बना हुआ होता है। तो जब भी आप साइटोलॉजी का प्रिपरेशन करिए साइटोस्केलेटन के बारे में ज़रूर पढ़िए। साइटोस्केलेटन जो होते हैं ये फिलामेंट के सिस्टम है। जैसे अपने बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में आपको स्केलेटन सिस्टम देखने को मिलता है, वैसे ही प्लांट सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा? साइटोस्केलेटन देखने को मिलता है। मतलब सेल के अंदर का स्केलेटन ये फिलामेंट से बने हुए होते हैं। सारे आपको यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपको देखने को ये मिलेगा। साइटोस्केलेटन जो होता है ये ऑर्गेनाइज रहता है सेल के अंदर, मेंटेन क्या करता है? सेल का शेप, लोकोमोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अमीबा हुए वो, और जो ऑर्गेनेल्स हैं उसके अंदर, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, उसके मूवमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और आप हमेशा से ये भी याद रखिएगा कि यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के आपके ये जो साइटोस्केलेटन है मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक माइक्रोफिलामेंट, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये सारे जो है प्रोटीन के होते हैं, ये याद रखना आप। ये सारे क्या होते हैं? प्रोटीन के होते हैं। तो जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं कि साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ। तो ये जो भी टाइप है सारे के सारे आपके प्रोटीनेशियस होते हैं, मींस दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब उनका यूनिट, प्रोटीन तो होते हैं, प्रोटीन अलग अलग होते हैं। तो ये माइक्रोफिलामेंट अलग होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सारे एक दूसरे से अलग हैं बेस्ड ऑन कि वो उनका यूनिट क्या है, ठीक, किससे मिलके बना हुआ है। तो प्रोटीन अलग अलग है,
बस, लेकिन वही है कि सारे ये क्या है आपके प्रोटीन ही है। सेकंड पे चलते हैं हम, माइन्यूट अपर्चर्स कंटेनिंग कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स आर नोन एज, कह रहा है माइन्यूट अपर्चर्स इसमें से क्या है, जो एडजेसेंट सेल को, जो नजदीक वाले सेल होते हैं पास पास के, उनको कनेक्ट करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, हाइड्रोथोर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टोरस। तो आप हमेशा से याद रखिए हाइड्रोथोर्स आपको पता है वहां से वाटर निकलता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, ठीक, आप गटेशन जो आपने प्रोसेस पढ़ा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग चीज है, ये अपर्चर नहीं है। अब दो चीजें हैं, प्लाज्मोडेस्माटा और टोरस। प्लाज्मोडेस्माटा ही करेक्ट आंसर होगा इसका। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज द सेल वॉल, a rigid structure surrounding the plant cell. The cell wall provides strength and natural support. आपको पता है कि प्लांट में सेल वॉल भी होता है, लेकिन ये बहुत फायदा भी है प्लांट्स को इससे, सेल वॉल होने से, पर ये प्रॉब्लम भी खड़ा करता है कि एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट करे तो करे कैसे। एनिमल सेल में आप देखेंगे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, वो एक दूसरे के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कनेक्टेड रहते हैं, उनमें वो सारा कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह हो जाता है। पर प्लांट सेल में सेल वॉल होने की वजह से इसमें थोड़ा सा कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। कब इसको दूर करने के लिए प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होते हैं, जिससे आप कह लीजिए माइन्यूट अपर्चर हैं ये, जो एक सेल से दूसरे सेल को ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो टोरस से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टोरस आपको लगेगा हाँ यार ये तो पिट पेयर्स वगैरह में मैंने पढ़ा था, लेकिन आप ये हमेशा से ध्यान रखिएगा टोरस मार्गो भी होता है, आपने पढ़ा होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं बॉर्डर्ड पिट पेयर्स का, जो आपको जिम्नोस्पर्म में मिलता है, जैसे कोनिफेरस, जिंको और नीटेल्स में। इन अदर वैस्कुलर प्लांट टोरस इज रेयर, द पिट मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स। अब जो वहां पे जो पिट पेयर होता है वो वहां पे दो पार्ट्स होते हैं, एक थिक इम्परमिएबल टोरस, जो हम टोरस की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक, टोरस होता है वो इम्परमिएबल होता है, सेंटर के पिट के सेंटर में टोरस होता है जो इम्परमिएबल होता है, दूसरा परमिएबल मार्गो होता है जो उसको सराउंड करता हुआ रहता है। तो ये दो चीजें हैं टोरस और मार्गो, तो ये पिट पेयर के फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका करेक्ट आंसर, प्लाज्मोडेस्माटा। थर्ड पे चलते हैं, प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव बिकॉज दे लैक। प्रोकैरियोट्स को हम प्रिमिटिव बोलते हैं, तो क्यों प्रिमिटिव है, आप बोलते हैं कि यूकैरियोट्स दे आर एडवांस व्हाइल प्रोकैरियोट्स आर प्रिमिटिव। तो जो आप प्रिमिटिव बोल रहे हैं किसके बेसिस पे बोल रहे हैं, न्यूक्लियस, सेल वॉल, रिप्रोडक्शन या फ्लैजिला। तो आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव हैं तो वहां पे सेल वॉल तो मान लीजिए जैसे प्लांट का फीचर है, बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, तो इसके बेसिस पे वो प्रोकैरियोट नहीं है। रिप्रोडक्शन तो सभी में होता है, तो इसके भी बेसिस पे आप नहीं कह सकते वो प्रोकैरियोट है, उसका स्पेशल फीचर है। फ्लैजिला भी आपको हर जगह मिलेगा प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, पर न्यूक्लियस का डिफरेंस आता है। प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वहां पे नहीं होते हैं, सो दे डोंट हैव न्यूक्लियस, पर वहां पे उनका न्यूक्लियाइड होता है, ठीक। चौथे पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बैक्टीरिया लैक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल। फिर से उसी से रिलेटेड है, बैक्टीरिया इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल लैक करता है, उसके पास नहीं होता है आरएनए। तो बैक्टीरिया के पास आरएनए तो होगा ही सेलुलर फंक्शन को कैरी आउट करने के लिए, राइबोसोम्स भी होगा 70S टाइप का, वहां पे सेल वॉल भी पाया जाता है उनका, पर माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे अभी बोला वहां पे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन और कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर है इसका कैल्शियम। आयरन जो होता है वो प्रमोट करता है, आप देखेंगे क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में, और ऑक्सीजन कैरियर की तरीके से भी फंक्शन करता है। मैग्नीशियम की अगर हम बात कर लें, जो सेंटर मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल में, और इंप्रूव क्या करता है, यूटिलाइजेशन एंड मोबिलिटी ऑफ फास्फोरस। बोरॉन एक एसेंशियल एलिमेंट है जो भी सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इज की फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टू। तो कैल्शियम जो है आपका, ये क्रॉस लिंक करता है सेल वॉल के कंपोनेंट्स का। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। बोरॉन क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लेकिन कैल्शियम क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है, इसीलिए कैल्शियम ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, मिडिल लैमेला आर प्रेजेंट बिटवीन। मिडिल लैमेला किसके बिटवीन प्रेजेंट होता है, सोमा सेल्स के,
पॉलन मदर सेल्स के, पॉलन ग्रेन्स के, या बोथ पॉलन मदर सेल्स एंड पॉलन ग्रेन्स। तो आप हमेशा से याद रखिएगा जो मिडिल लैमेला होता है ये ना तो पॉलन ग्रेन्स में होता है ना तो पॉलन मदर सेल में होता है। ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके बीच में मिडिल लैमेला आपका प्रेजेंट रहता है, जो सीमेंट करते हैं दो जो एडजॉइनिंग प्लांट सेल्स होते हैं उनके प्राइमरी सेल वॉल्स को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर। मेन कंपोनेंट क्या है सेल मेम्ब्रेन के? सेल मेम्ब्रेन में मेन कंपोनेंट विटामिन, पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट ही केवल रहता है, या फैट्स एंड ग्लिसरॉल, या प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो आपने अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा वो क्लियरली एक्सप्लेन करता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस बायोलॉजिकल मॉडल देयर इज अ लिपिड बाइलेयर इन विच protein molecules are embedded. So the main components of the cell membrane are proteins and lipid. Question number 8 पे आते हैं। Pumps होता है pump are characterized as transport protein across the membrane. Membrane के across pumps होते हैं जो किससे linked होते हैं? Pumps किससे link होते हैं जो membrane में function करते हैं? NADPH से, ATP यहाँ पे होगा NAD+ एक्चुअली, NAD+ या ADP। तो आप हमेशा से याद रखिए पंप्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, दो चीज होते हैं। पंप्स को हम ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं। ये दीज आर द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मतलब जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट एक्टिवली। और पंप का क्या काम होता है? पंप एक्टिवली जो है मूव करता है आयंस को या सोल्यूट्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, मतलब कम से ज्यादा की ओर। तो इसमें उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब ये जो काम होता है पंप, इसमें जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है इसमें इसको एटीपी की जरूरत पड़ती है। ओके, तो पंप हो गया। चैनल वहीं आप देखेंगे ये पैसिवली उनके आयंस को ये पैसिवली क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जो आराम से हो जाता है। पर अब लोअर कंसंट्रेशन से मतलब आपको इसे सोडियम ट्रांसपोर्ट करना है सेल को अंदर, और सेल के अंदर सोडियम ज्यादा है तो सेल क्या करेगा? सेल के अंदर खुद ही ज्यादा है, उसके बाद वो कम वाले रीजन से ले रहा है। ऐसे में अगर आप कोई चैनल ओपन करेंगे तो ज्यादा की तरफ से कम की तरफ मूवमेंट होने लगेगा। ठीक, तो पंप का क्या रोल है? पंप का ये रोल है कि एक तरफ ज्यादा होते हुए भी एनर्जी का यूज करके हम कम वाले जगह से उसको अंदर ले सकते हैं। तो वहां पे एटीपी की जरूरत पड़ती है। सो द पंप्स आर एसोसिएटेड विद एटीपी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। The latest model that is proposed to explain the structure of plasma membrane is। latest model क्या है जो plasma membrane के structure को explain करता है? unit membrane model, fluid mosaic model, artificial model system और thin lipid layer concept। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। The unit membrane concept क्या कब कहता है? all membranes have an underlying bilayer composed of phospholipid। fluid mosaic model ही आपका ये latest model है according to which biological model there is a lipid bilayer in which protein molecules are embedded। 10 पे आते हैं। lipid bilayer is held together by। एक lipid bilayer किससे एक दूसरे से जुड़ा होता है? आपको पता है लिपिड क्या है? बाइलेयर। ठीक, मतलब दो फैटी एसिड्स का आप समझिए चेन टाइप का आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, किससे जुड़े होते हैं? सरफेस टेंशन से, डबल बॉन्डिंग इन देयर फैटी एसिड टेल्स, द अट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हेड टू द अदर, और हाइड्रोफोबिक फोर्स या हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। तो आप देखेंगे जो लिपिड बाइलेयर होता है जिसको हम बायोमोलिकुलर शीट भी बोलते हैं, उनके जो टेल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं। ईच इंडिविजुअल शीट इंटरैक्ट विद वन अनदर फॉर्मिंग एन हाइड्रोफोबिक इंटीरियर दैट एक्ट एज permeability barrier। The hydrophilic head group interact with the aqueous medium on each side of the bilayer। तो जो लिपिड होता है लिपिड बाइलेयर उसमें आपका क्या होता है? इंडिविजुअल शीट जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक फोर्स के कारण एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। 11 लिपिड बाइलेयर क्या होता है? परमिट करता है ये वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। क्या आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल आराम से पास हो सकते हैं? मतलब पूछ रहा है आपसे क्या सही है? क्या ये फैसिलिटेट करता है पासेज ऑफ वाटर सॉल्युबल थ्रू इट, या ये इनहिबिट करता है पासेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस थ्रू इट, या एक्टिविटी यहाँ पे एक्टिवली होगा, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स थ्रू इट। तो आप देखेंगे इसमें से सारे गलत हैं, केवल एक को छोड़ के सी। पहली बात तो ए पे अगर हम आते हैं तो जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर खुद ही पोलर है, उसमें जो घुलेगा वो पोलर है, तो जो पोलर सब्सटेंसेस हैं लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो सकते हैं। बी फैसिलिटेट द पासेज ऑफ वाटर सॉल्युबल
फ्लूइड क्या कहता है, वाटर सॉल्युबल जो चीजें होती हैं वो इससे फैसिलिटेट करता है लिपिड बाइलेयर की मूव हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ये सी वाला करेगा, ये इनहिबिट करेगा पासेस ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस फ्लूइड, मतलब जो भी चीजें वाटर में घुल जाती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकती हैं। ठीक, ये करेक्ट है। डी एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स फ्लूइड, ये ऐसा भी नहीं है कि वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स को। ठीक, उसके लिए वहां पे भी आपको फैसिलिटेट डिफ्यूजन एक्सेट्रा मिलेगा। ये आप देख लीजिए फिगर है, यहाँ पे आप देखेंगे गैसेस आराम से क्रॉस कर जाती हैं, कुछ अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल आराम से क्रॉस कर जाते हैं, वाटर, यूरिया, ये सारी चीजें आप कह लीजिए कुछ हद तक परमिएबल है। बाकी जो लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स है लाइक ग्लूकोज, आयंस जितने हो गए वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। अमीनो एसिड, एटीपी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्सेट्रा, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लिपिड बाइलेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय, फिर से वही क्वेश्चन है कि लिपिड बाइलेयर, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, किस फोर्स से हुआ होता है, तो हाइड्रोफोबिक फोर्स। मैंने आपको बताया लिपिड, आप वो जो लेयर देखेंगे एक लीफलेट में, एक उसका हेड होता है, एक टेल होता है। जो हेड होता है वो क्या होता है, आपका चार्ज होता है, तो वो पोलर होता है, तो वो वाटर से इंटरेक्ट करता है। और जो उसके दोनों साइड फैटी एसिड चेन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होता है, अनचार्ज होता है, तो वो एक दूसरे से, जो भी पोलर सब्सटेंसेस है वो एक दूसरे से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो नॉन पोलर है वो एक दूसरे से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये वहां पे हाइड्रोफोबिक फोर्स रहता है। ठीक, 13 द चीफ रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन अ न्यूक्लियस कंसर्न विथ, पूछा है आपसे कि न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये होता है इसका चीफ रोल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए रेप्लिकेशन, राइबोसोम सिंथेसिस और ट्रांसक्रिप्शन। तो आप हमेशा से याद रखिएगा कि न्यूक्लियोलस है ये एसोसिएट किससे रहता है, राइबोसोम सिंथेसिस से। द न्यूक्लियोलस इज अ रीजन found within the cell nucleus that is concerned with the producing and assembling the cell's ribosome. Following assembly, ribosomes are transported to the cell cytoplasm where they serve as a site for protein synthesis. तो बनता वहां है, उसके बाद वो न्यूक्लियस से निकाला जाता है, आता है साइटोप्लाज्म में, जहां पे वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन है पर यहाँ पे दूसरी चीज पूछा है। राइबोसोम सिंथेसिस तो करता है, राइबोसोम का एक पार्ट आरएनए है और न्यूक्लियोलस उसका भी सिंथेसिस करता है। तो टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, डीएनए का ये सिंथेसिस नहीं करता, आरएनए, राइबोसोमल, आर स्टैंड फॉर राइबोसोमल, तो ये भी हमेशा याद रखें। मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन अ स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द सेल न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस which appears at a dense area within the nucleus and contain the genes that encode rRNA. क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। Which of the following organelle does not have DNA? आपको ये बताना है कौन सा इनमें से ऑर्गेनेल है जहां पे डीएनए नहीं पाया जाता है। ए पैरोक्सिसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं, इनके पास भी इनका सर्कुलर डीएनए होता है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम में डीएनए नहीं पाया जाता है। पैरोक्सिसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल occurring in the cytoplasm of eukaryotic cells. Peroxisome play a key role in the oxidation of specific biomolecules. तो ये था आपका 15 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया इस साइटोलॉजी वाले पोर्शन से। प्रिपेयर करते रहिए हर यूनिट को अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर जगह से पूछा जाता है, एमसीक्यू एग्जामिनेशन है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पार्ट छोड़ के जाए तो अच्छा रहेगा, कुछ नहीं आएगा उससे। एमसीक्यू एग्जामिनेशन में हर जगह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपका हर पार्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो तैयार करते रहिए हमारे साथ, हर पार्ट में सारे का सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके फ़ोन पे आता है नोटिफिकेशन जब भी इस चैनल से कोई भी वीडियो अपलोड होगा। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।